बहू मैं तुम्हारे माँ बाप से माफी नहीं मांगूंगी। रोते रोते कब सिमरन की आंख लग गई थी, उसे पता ही नहीं चला था। अचानक से पास में ही सो रहे उसके 15 दिन के बेटे पीयूष के उठकर रोने की आवाज सुन उसकी आंख खुल गई। उसे छाती से चिपका दूध पिलाने लगी और वो दूध पीते पीते फिर से सो गया। सिमरन आज घर के बिगड़े माहौल को याद कर फिर से रुआंसी हो गई। लग रहा था बेटी के रूप में जन्म लेकर किसी के घर की बहू बनकर आना सबसे बड़ी गलती होती है। तभी पति किशोर कमरे में आए और बोले, सिमरन तुम इस तरह मन दुखी मत करो। माँ की शुरू से आदत रही है, उसे बस ऐसा लगता है और जो बोल रही है बस वही सही है। देखती तो हूँ पापा भी माँ के आगे कुछ नहीं बोल पाते। जरा बोलने को हो तो माँ फिर शांत नहीं होती और पूरे घर का माहौल बिगड़ जाता। ये सब देख पापा मौन साधे रहते हैं, फिर मैं छोटा होकर क्या ही बोलूं। उनको बस हम सब चुप रह जाते हैं कि घर का माहौल अच्छा बना रहे। पास आकर सिर पर हाथ फेरते प्यार भरी नजरों से देखते किशोर को देख सिमरन उसका हाथ पकड़कर पास बिठा। किशोर आपको भी लगता है क्या मेरे घर वालों की पसंद अच्छी नहीं है और आपने मुझसे शादी करके गलती कर दी? रोते हुए सिमरन ने किशोर से पूछा। अरे नहीं सिमरन, बिल्कुल भी नहीं। माना कि हमारी अरेंज मैरिज हुई है, पर मैं तुमसे मिलने के बाद ही शादी के लिए हाँ बोला था। तो तुम ये कैसे सोच सकती हो? तुम मेरी पसंद नहीं हो। बोल तो रहा हूँ, माँ की बात को दिल पर मत लो। अभी तुम्हारा शरीर भी कमजोर है। इन बातों को सोचोगी तो तबीयत खराब हो जाएगी। फिर पीयूष की देखभाल भी तुम्हें ही करनी है। किशोर बेटे पीयूष को निहारते हुए कहा, किशोर एक बात कहूँ, प्लीज मुझे आप अपने साथ ही लेकर चल चलिए ना। मैं सोच कर तो यही आई थी, आपके साथ ही यहाँ से जाना होगा, पर आपने मुझे यहाँ 1 महीने रुकने की बात कहकर मुझे मजबूर सा कर दिए हैं। क्यों बोले कुछ दिन पीयूष की दादी के साथ रह लेगा, पर अब मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर रह भी पाऊंगी। इतने साल हो गए हमारी शादी को, मैं माँ की बात का कभी बुरा नहीं माना, पर इस बार माँ ने सबके सामने मेरे मायके वालों को सुना दिया, जो मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगा। आप तो कम से कम मुझे समझिए। सिमरन मिनती सी करती हुई बोली, ये बेकार की बातें मत करो। अब कुछ दिनों तक तुमको यहाँ रहना ही होगा। ऐसे कैसे और क्या बोलकर साथ ले जाऊंगा, जबकि मैंने तुम्हें खुद आगे बढ़कर बोल दिया था कि सिमरन और पीयूष को महीने भर बाद लेकर जाऊंगा। किशोर खींचते हुए बोल कमरे से निकल गया। सिमरन सोचने लगी कितनी खुश थी और पहली बार माँ बनने वाली थी। डिलीवरी के लिए उसकी माँ सुधा जी ने बहुत कहा, मेरे पास आजा, अच्छे से ध्यान रखूंगी, पर मायका छोटे शहर में होने के कारण सासू माँ कामनी जी ने मना कर दिया था। वो अपने आसपास कहने को रही थी, पर किशोर ने दोनों जगह जाने से मना करते हुए कह दिया कि वो इधर ही रहेंगे, क्योंकि इस शहर में दोनों जगहों से ज्यादा अच्छी सुविधा है। कोई भी दिक्कत हुई तो डॉक्टर तुरंत मिल जाएंगे। भगवान की दया से नॉर्मल डिलीवरी हुई और बेटा भी स्वस्थ ही था। सब बहुत खुश थे। तब कामनी जी ने कहा, बहू बच्चा तो वहाँ हो गया, पर छठी का आयोजना यहाँ हमारे पास ही होगा। सभी रिश्तेदारों को बुलाकर मनाया जाता है, तो तुम 5 दिन बाद यहाँ आ जाना। जब वो यहाँ आए तो किशोर को माँ ताने देकर सुनाने लगी, जरूर पत्नी ने कहा होगा मुझे नहीं जाना ससुराल, तभी तू नहीं आया। आजकल सब पत्नी की ही सुनते हैं, माँ की तो कोई सुनता ही नहीं। अरे नहीं माँ, वहाँ सुविधाएं उपलब्ध थी, इसलिए डिलीवरी उधर ही करवा दिया। देखो तुमने कहा तो हम आ गए ना। अब सिमरन एक कम महीने रहेगी तुम्हारे पास। बिना सिमरन ने कुछ पूछे किशोर ने माँ से बोल दिया था। छठी भोज में लगभग सभी रिश्तेदारों को न्योता दिया गया था। सिमरन के मायके से भी लोग आए हुए थे। उसकी माँ ने अपनी तरफ से कोई कमी न रखी। बेटी के सास ससुर, बेटी दामाद के साथ नाती के भी ढेरों कपड़े लेकर आई थी। नाती के लिए सोने की चेन, झूला, खिलौने, पता नहीं क्या क्या सामान साथ लाई थी।
अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखी थी। ससुराल पक्ष के सब लोग कह रहे थे किशोर के ससुराल वालों ने इतना कुछ दिया है, पर एक इंसान ऐसा भी था जिसे लग रहा था सिमरन के घर वालों ने पीयूष की छठी के लिए जो भी कपड़े सामान दिए और सब लो स्टैंडर्ड के हैं। वो थी कामनी जी, सिमरन की सासू माँ। वो तो पीयूष के लिए जो सोने की चैन उसकी नानी ने दिया उससे भी देखते हुए कामनी जी बोली, कितने हल्की चैन दी है मेरा पोता। ऐसे बेकार कपड़े और ये हल्की चेन कभी नहीं पहनेगा। घर में इतने लोगों के सामने बोलकर वो तो चली गई थी और सिमरन की माँ बेचारी चुपचाप नजरें झुकाए बेटे का हाथ थामे खड़ी रह गई थी। बेटा, हमने तो अपनी तरफ से बहुत अच्छी करने की कोशिश की है, पर पता नहीं समदन जी को पसंद क्यों नहीं आया। कोई बात नहीं, हम बाद में भारी चैन बनवा कर अपने नाती को दे देंगे। अब हम लोग भी निकलते हैं, कहकर सुधा जी जाने लगी। पर माँ, तुम तो रहने वाली थी ना 2-4 दिन, आज सुबह ही आई, अब रात को ही निकल जाओगी, 2 दिन रुको ना। सिमरन माँ को रुकने के लिए बोल रही थी, पर सुधा जी वो अब वहाँ कैसे रुक सकती थी जहाँ उन्हें बेइज्जती महसूस कर दिया गया हो। माँ के जाने के बाद से सिमरन का मन बहुत दुखी हो गया था और वो कमरे में जाकर रो रही थी। 4 से 5 दिन बाद किशोर भी चले जाएंगे, मैं यहाँ कैसे रहूंगी। कभी रहने का मौका भी नहीं मिला था। जब भी यहाँ आती थी दोनों साथ आते और साथ चले जाते। पहली बार पीयूष को लेकर उसे रहना था, वो भी 1 महीने के लिए। ये सोच सोच कर ही सिमरन की हालत खराब होने लगी। सिमरन को अभी कुछ दिनों तक कोई काम नहीं करना था। वो बस अपने कमरे में ही पड़ी रहती थी और पीयूष की मालिश से ये सब करती रहती। आज उसकी मौसी सास जाने वाली थी तो वो सिमरन से मिलने कमरे में आई। पोते को देखकर कुछ पैसे देते हुए बोली, बहू, मैं जो कपड़े लेकर आई थी वो नहीं दे सकती, इसलिए पैसे दे रही हूँ। तुम मेरे पोते के लिए कुछ अच्छा सा खरीद लेना। मौसी सास ने कहा, ये आप क्या कह रही हैं मौसी जी, बस अपना आशीर्वाद दीजिए, इससे और जो कपड़े आप इतनी प्यार से लेकर आए हैं वही दीजिए, पैसे की कोई जरूरत नहीं है। सिमरन अपनी मौसी सास से बोली, अरे नहीं बहू, तेरी सास को कहाँ पसंद आएंगे वो कपड़े, जब तेरी माँ शहर से इतना सारा और इतना अच्छा सामान लेकर आई वो तो उसे पसंद ही ना आया, तो हम तो गांव से आए हैं, इधर के कपड़े कहाँ तेरी सास को पसंद आने वाले हैं, बस तू अच्छा सा कुछ ले लेना, कहकर पोते को प्यार से निहारते आशीर्वाद देते हुए मौसी सास जाने को मुड़ी ही थी कि सामने सिमरन की सासू माँ कामनी जी नजरें झुकाए खड़ी थी। जीजी, मुझे माफ कर दो, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी मेरी कही बात मेरी अपनी बड़ी जीजी के दिल में इस कदर चुभ गई है। क्यों मेरे पोते के लिए अपने साथ लाया कपड़ा देने में झिझक रही है। आप वही दो जीजी जो आप प्यार से लेकर आए हैं, मेरा पोता जरूर पहनेगा। सिमरन की सास कामनी जी ने कहा, देख छोटी, मैं तो तेरी बहन हूँ, मन में कोई बात चुभ भी गई तो निकाल लूंगी, वैसे भी तेरे पास किसी फंक्शन में ही आना होता है, तुम हमेशा ऐसे ही करोगी तो हो सकता है कल को मैं ना भी आऊं, हो सकता है तुझे उससे कोई फर्क ही ना पड़े, पर ये तो तेरी बहू है और इसके घर वालों का सम्मान करना तेरी जिम्मेदारी। अगर कल को सिमरन किशोर से तुम सब के लिए बुरा बोलने लगे तो ना किशोर बर्दाश्त करेगा ना तुम लोगों, फिर इससे घर वालों के लिए इसके सामने ही बुरा बोलकर अपनी बहू का दिल दुखाकर तू कैसे उम्मीद करती है कि वो तेरा सम्मान करे। वो तो बहू का बड़प्पन है जो कुछ ना बोली, और मैंने तो उसकी माँ को जाते वक्त देखा, बेचारी आंखों में अपनापन और आंसू लेकर तेरे यहाँ से गई। और तो और जो सिमरन तेरे पास रुकना चाह रही थी वो भी तेरे व्यवहार से डर कर जाने की सोचकर किशोर से विनती कर रही थी। वो तो मैं उस दिन बहू की आंखों में आंसू देख मिलने आ रही थी, तभी दरवाजे पर ही दोनों की बात सुनकर रुक गई। अभी भी वक्त है, संभल जाओ, माफी मांगनी है तो सिमरन की माँ से मांगो, उनका दिल दुखाया है तूने। मौसी सास बोलकर अपनी बहन को देखने लगी, आप सही कह रही हो दीदी, मैं समदन जी से आज ही माफी मांग लूंगी और आप भी मुझे माफ कर दो। बहू, तुम भी अपनी सास को माफ कर दो। कामनी जी दुखी स्वर में बोली, आप ये क्या कह रही हैं माँ। हाँ, ये सच है, मुझे बात
जरूर बुरी लगी, पर अब आप समझ गए तो मेरे मन में कोई भी बात नहीं रही, सिमरन ने कहा और मौसी सास को कृतज्ञता पूर्वक देखने लगी, मानो कह रही हो आपने मेरी सास को बिना सामने से कहे ही समझा दिया। सिमरन कुछ दिनों तक वहीं रुक गई। सास को बहन की बात समझ आ गई थी। उन्होंने सिमरन की माँ सुधा जी से माफी मांग ली थी। समदन जी, हर बेटी की माँ अपनी तरफ से सदा अच्छा ही करने की कोशिश करती है। कभी कुछ कमी रह जाए तो अलग से बोल दीजिएगा, माफी की कोई जरूरत नहीं है। बस मेरी बेटी को अपनी बहू बेटी मान प्यार दीजिए। सुविधा जी ने कहा, बिल्कुल समधन जी, अब ऐसी गलती नहीं होगी, बस अब आप माफ कर दीजिएगा। कामनी जी ने कहा, सुधा जी मन ही मन सोच रही थी, बेटी की माँ को कब नाराज होकर रखते देखा है। बेटी की खुशियों की खातिर अपमान का घूंट पी जाना पड़ता है और दामाद की माँ माफी मांगे, ये तो कभी होता नहीं। फिर भी समधन जी माफी मांग रही है तो बात यही खत्म कर, रिश्ते सुधारने में समझदारी है। और सुधा जी ने कामनी जी को हंसते हंसते माफ कर दिया। जो भी गलतफहमी थी सब दूर हो गई। जो रिश्ते भविष्य में बिगड़ सकते थे, उस बिगड़ते रिश्ते को मौसी सास ने अपनी सूझबूझ से संभाल लिया था। जो एक माफी से जल्दी ही सुधर गए, नहीं तो ये खून की तरह रिश्तों अंदर ही अंदर खोखला कर जाते हैं और हम अपने आना में रहते हैं कि हम सही है, हम माफी क्यों मांगे। लेकिन हर कोई सही नहीं हो सकता। जरूरी नहीं जो हमें सही लगे और सामने वालों को भी सही लगे। कभी भी किसी के सामने किसी को शर्मिंदा ना करें।